जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप क्या होगा। हमें सरल करना है इस भिन्न को। भिन्न दी गई है -32 बटे -100। यहाँ पर -32 है अंश और -100 है हर। -32 और -100 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 32 और बटे में 100। अब हमें दोनों को एक संख्या से कैंसिल करना है, तो हम इसे 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं और 2 से भी। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 अठे 32 और 100 को 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 8 बटे 25। अब 8 और 25 को सरल करना संभव नहीं है, क्योंकि एक संख्या है सम और दूसरी है विषम। तो ऐसे केस में हम इन्हें और अधिक सरल नहीं कर पाएंगे, इसलिए 8 बटे 25 आंसर हो जाएगा। तो -32 बटे -100 का सरलतम रूप है 8 बटे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.0000001 का घनमूल क्या होगा। जब भी हमें इस प्रकार से घनमूल निकालना हो तो घनमूल को हम इस प्रकार से लिखते हैं, क्यूब रूट 0.0000001। इसी का हमें निकालना है घनमूल। घनमूल निकालते समय हम ध्यान देंगे, सबसे पहले जिस संख्या का घनमूल पता हो उस संख्या का घनमूल लिख लेंगे। एक का घनमूल होता है 1, तो सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे। अब इसमें ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो इस संख्या में 6 अंक के बाद दशमलव है, तो इसे हम 3 से भाग कर देंगे और आएगा 2। तो जो भी घनमूल हम लिखेंगे उसमें हम 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 6 अंक पर दशमलव है और आंसर में हमें 2 अंक पर दशमलव लगाना है, तो एक अंक हो जाएगा 1। दूसरे अंक के लिए 0 लगाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे और फिर 0 लगाएंगे, तो ये हो गया 0.001। तो 0.0000001 का घनमूल होगा 0.01। तो यहाँ पर सही जवाब है 0.01। और अगर इसी का हमें वर्गमूल निकालना होता तो इसे हम इस प्रकार से लिखते, कड़ी के अंदर लिखते 0.0000001। यहाँ पर भी 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 6। इस बार हम 6 को 2 से भाग करेंगे। अगर घनमूल निकालना होता था तो 3 से भाग किए हैं और वर्गमूल के केस में 2 से भाग करेंगे और आंसर आएगा 3। इसका मतलब है कि वर्गमूल में हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो सबसे पहले 1 का वर्गमूल हम लिख लेंगे, 1 का वर्गमूल 1। इसमें हमें 3 अंक पर दशमलव लगाना है, तो 1 अंक हो गया 1, 2 अंक और के लिए 2 0 लगा लेंगे। अब इसके बाद दशमलव लगाएंगे और फिर एक 0 और लगाएंगे, तो 0.001। तो इस प्रकार से घनमूल आ गया 0.01 और वर्गमूल आ गया है 0.001। तो दोनों में से चाहे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए आप इसी प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण दिया गया है 3x + 6 और 4x + y = 14 है, तो y का मान क्या होगा। सबसे पहले हम पहला समीकरण लिखेंगे, 3x = 6। 3x = 6 है तो x बराबर हो जाएगा 6 और बटे में 3। 6 से 3 को भाग करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान 2 आ गया है। अब हम 4x + y = 14 में y का मान निकालेंगे। तो समीकरण दिया है 4x + y = 14। इसमें x का मान हमें 2 रखना है, तो हम लिखेंगे 4 गुणे x का मान 2 + y = 14। 4 और 2 का गुणा हो जाएगा 8 + y = 14। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 14 - 8।
तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से y का मान आ चुका है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 60 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमें साइन 60 बटे कॉस 30 का मान निकालना है। तो इसे हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। साइन 60 का मान हम लिख देंगे अंडर रूट 3 बटे 2 और कॉस 30 का मान भी होता है अंडर रूट 3 बटे 2। साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2, कॉस 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है और दोनों का मान है अंडर रूट 3 बटे में 2। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा। तो हमें दिया गया है cos a बराबर 0। हम जानते हैं कि cos में 0 का मान होता है 90 डिग्री पर, तो इसे हम लिख सकते हैं cos a और 0 का मान होता है cos 90 डिग्री का। तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। अब cos a बराबर cos 90 डिग्री है तो हम तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण का मान आ चुका है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0 और साथ में cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले इसे हम व्यवस्थित करते हैं। तो हमारे पास संख्या दी गई है 3। तो सबसे पहले हम संख्याओं को लिखेंगे और ज्ञात करेंगे इनकी बारंबारता। तो संख्या हमारे पास है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 8 और 8 के बाद है 9। ये कुल संख्याएं हैं। अब हमें निकालना है बारंबारता। तो हम बारंबारता ज्ञात करेंगे। बारंबारता कहते किसे हैं, तो कोई भी संख्या जितनी बार आती है उस संख्या को बारंबारता कहते हैं। जैसे अगर हम 3 की बात करें तो दिए गए आंकड़े में 3 सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, इसलिए 3 की बारंबारता 1 होगी। 5 की बात करें तो 5 आया है 1 और 1 2 बार, तो 5 की बारंबारता 2 होगी। 7 आया है 1, 2 और 3 बार, तो 7 की 4 बार आया है, तो 7 की बारंबारता 4 होगी। 8 आया है 1 बार और 9 की बात करें तो 9 आया है 2 बार, तो 9 की बारंबारता हो जाएगी 2। कोई संख्या जितनी बार रिपीट होती है उसे उसकी बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार आया है 7, इसलिए तो यहाँ पर सही जवाब है 7। इन सभी क्वेश्चंस का दिए गए आंकड़ों का बहुलक ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें इन सबको हल करके आंसर निकालना है। तो हमें दिया गया है अंडर रूट b बटे a इंटू अंडर रूट c बटे b इंटू अंडर रूट a बटे c। सबसे पहले हम सभी भिन्नों को एक रूट में कर लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे अंडर रूट b बटे a गुणे c बटे b गुणे a बटे c। अब यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c और a से a। तो इस प्रकार से रूट में बचेगा 1 और रूट में 1 का मान होता है 1। तो इन सभी को हल करने पर 1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं, दिया है कि एक वृत्त का व्यास है 12 सेंटीमीटर। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 12 का आधा
6 सेंटीमीटर, व्यास 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से परिधि का मान आ जाएगा 2 पाई आर। अब त्रिज्या का मान हम यहाँ पे रखेंगे 6, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई का मान नहीं दिया रखा है, और आर का मान 6, तो ये 6 दूनी हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर। इस प्रकार से वृत्त की परिधि हो जाएगी 12 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज को समझते हैं। समांतर चतुर्भुज हम ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मान लेते हैं ये है शीर्ष ए, बी, सी और डी। यहाँ पर ए बी समांतर है डीसी के और साथ ही साथ ए बी और डीसी बराबर हैं। और यहाँ पर ए डी ये बराबर है बीसी के और साथ ही साथ ए डी और बीसी समांतर है। तो इस चतुर्भुज में ए बी समांतर है डीसी के और ए डी समांतर है बीसी के, और साथ ही साथ ए डी बीसी और ए बी डीसी बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मान लेते हैं ये कोण x है तो ये कोण भी x होगा, और अगर ये कोण y है तो ये कोण भी y होगा। तो ये है समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर x बराबर है a बराबर है c के, कोण a बराबर है कोण c के और कोण b बराबर है कोण d के। तो अब हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। तो कोई भी चतुर्भुज हो, अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 90, 4 गुणे 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री को हम कहेंगे समकोण और ये 4 को 4 कहेंगे। तो इस प्रकार से 360 डिग्री को हम कह सकते हैं 4 समकोण। 4 समकोण 360 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2025 का वर्गमूल क्या होगा। 2025 का वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधि है। एक तो हम गुणनखंड कर सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट निकालते हैं 2025 का वर्गमूल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 20 और 25 संख्या में दो भाग है। 25 का वर्गमूल हम लोग लिख देंगे 5। तो ये एक अंक हमें पता चल गया है। अब दूसरा अंक है 20। तो 20 के लिए आपको ध्यान देना है, 20 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो आती है 25, और 20 के पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो आती है 16। 25 और 16 में 20 के ज्यादा नजदीक है 16। 16 20 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ पर हम 20 के लिए वर्गमूल लिखेंगे 4। अगर ये संख्या 25 के ज्यादा नजदीक होती तो हम इस 5 का वर्गमूल लिखते, पर अभी 20 16 से ज्यादा पास है इसलिए 16 का वर्गमूल 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2025 का वर्गमूल आ चुका है 45। तो ये था डायरेक्ट मेथड जिसे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब जिससे ये मेथड ना पसंद हो वो वर्गमूल विधि, अब ये मेथड जिसे ना पसंद हो वो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो अब हम ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो हमारे पास है 2025 और हमें इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये संख्या किससे विभाजित है। तो 2025, हेलो, हाँ हाँ, कौन वाली छुट्टी है? छूट गई क्या? तो है वहां चलाने के लिए। अच्छा वो,
चलिए अब कल ले लूंगा। अरे संदीप बोल रहे थे परसों प्रैक्टिकल है, आना पड़ेगा, मैसेज किए हैं। मैं बोल रहा था किसी ढूंढ दे, किससे लिखवाएं पेपरवा। चलिए आ जाओ, कोई मिल, लड़की का है। ठीक है देखिए, कल बताइए जैसा। अब परसों है तो परसों सुबेरे आना पड़ेगा। ठीक है कल बात करता हूँ। ठीक है। 2025 में अंकों का योग 2, 2 और 5, 2, 2, 4, 5, 9। अंकों का योग 9 है जो 3 से विभाजित है। अर्थात अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 छंग 18, 2 और 2 3 सत्ते 21, 1 और 5 3 बचे 15। अब फिर से चेक करेंगे। 6 7 13, 13 5 18। 18 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। फिर से चेक करते हैं। 2 2 4 5 9। 3 से चेक करेंगे। 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। फिर से 3 से चेक करते हैं। 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 5 से चेक करते हैं। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से गुणनखंड हो गया है। अब हमें दो दो संख्याओं का पेयर बनाना है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर 3 3 5, एक एक का पेयर बनाने के बाद अब हम इनका गुणा कर लेंगे। 3 तिरिक 9, 9 पचे 45। तो इस प्रकार से 2025 का वर्गमूल फिर से 45 आ गया है। तो चाहे गुणनखंड विधि से करें और चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें a का मान है √2 और b का मान है 1/√2। हमें निकालना है √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर लिखेंगे। a का मान है √2 और इसका स्क्वायर करेंगे। फिर b का मान रखेंगे 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। 2 a का मान है √2 और b का मान है 1/√2। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 प्लस √2 से √2 कैंसिल, बचेगा 2। अब ध्यान दें, 2 और 2, 2 और 2 जुड़ के हो जाएगा 4 और साथ में हम लिखेंगे 1/2। 4 और 1/2 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 सही 1/2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटने की प्रायिकता कितनी होगी। किसी घटना के घटने का प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है। तो अनुपात दिया गया है 2:3। ये प्रतिकूल संयोगानुपात है। इसका मतलब 2 भाग संभावना है कि घटना नहीं घटेगी। न घटने की 2 संभावनाएं हैं और घटने की 3 संभावनाएं हैं। संख्या घटेगी इसकी संभावना 2 भाग है और नहीं घटेगी इसकी संभावना 3 भाग है। अब हम कुल संभावना की बात करें तो यहाँ पर कुल जो घटना की संभावना है वो है 2 + 3।
तो यहाँ पर हमारे पास कुल 5 संभावनाएं हैं, 2 घटना के न घटने की और 3 घटने की। अब हम प्रायिकता लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रायिकता हम लिखते हैं घटने की। घटने की प्रायिकता, तो घटने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो यहाँ पर घटने वाली जो संभावना है ये 3 है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे। तो कुल जो संभावना 5 है बटे में इसे लिखेंगे और ये हो गया 3/5 घटने की संभावना। तो किसी उस घटना के घटने की प्रायिकता 3/5 है। अब अगर हमें निकालना हो कि ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, घटना के न घटने की संभावना है 2 भाग और कुल संभावना है 5 बार, तो ये हो जाएगा 2/5। तो घटने की प्रायिकता हो जाएगी 3/5, न घटने की प्रायिकता हो जाएगी 2/5। तो यहाँ पर सही आंसर है 3/5 और अगर न घटने का पूछा होता तब आंसर होता 2/5। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।